नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करेंगे, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल्स राइट्स। दोस्तों, जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार किसी राज्य द्वारा दिए गए वह अधिकार होते हैं जो वहां के व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं और जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। यानी मौलिक अधिकारों को राज्य आपसे छीन नहीं सकता है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम मौलिक अधिकारों के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो सूत्रपात है 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी प्रपत्र था जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन ने वहां के सामंतों के लिए कुछ अधिकार देने के लिए जारी किया था। दोस्तों, अगर हम बात करें कि मानवाधिकार या मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में जोड़ा गया था, तो इसका आंसर है सन 1789 में सर्वप्रथम फ्रांस के संविधान में मानवाधिकारों को शामिल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान की, चूंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका में 1791 में विल ऑफ राइट्स को अंगीकार किया गया था। यानी विल ऑफ राइट्स के माध्यम से ही वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए। अब दोस्तों, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग सन 1895 में स्वराज विधेयक में की गई थी। दोस्तों, एक पॉइंट आपको यहाँ और याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की थी। जी हाँ दोस्तों, 10 दिसंबर। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है, कौन से वो मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारा संविधान देता है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच किया गया है। इसीलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हमें मिले हैं। दोस्तों, मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। जी हाँ, उस समय 7 मौलिक अधिकार हमें मिले थे। फिर दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से बाहर कर दिया गया और उसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों में नहीं है। तो अब बचे दोस्तों 6 मौलिक अधिकार। तो चलिए उन हम 6 मौलिक अधिकारों को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें पहला जो है समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक है, टोटल 5 आर्टिकल हैं। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी 4 अनुच्छेद हैं, 19 से 22 तक ये वर्णित है। फिर दोस्तों तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें दोस्तों कुल 2 अनुच्छेद हैं, 23 से 24 तक, यानी 23 और 24। फिर है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कुल 4 आर्टिकल हैं, 25 से 28 तक वर्णित हैं। फिर दोस्तों पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें भी कुल 2 आर्टिकल हैं, 29 और 30। इसे हम अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों फिर अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में वर्णित है। दोस्तों ये अधिकार यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे ही डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा
कि हमने आर्टिकल 30 के बाद डायरेक्ट 32 बोला है, 31 कहाँ चला गया? जी हाँ दोस्तों, 31 अनुच्छेद में ही तो संपत्ति का अधिकार वर्णित था, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, यानी अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसीलिए 31 को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं, लेकिन यहाँ जब हमने डिस्कस किया तो आर्टिकल 14 से स्टार्ट किया और 32 पे खत्म हो गया। तो दोस्तों, शुरुआत के जो दो आर्टिकल हैं 12 और 13 वो कहाँ गए, और अंत के जो आर्टिकल हैं 32 के बाद 33, 34, 35, यानी शुरुआत के दो आर्टिकल और अंत के 3 आर्टिकल, उनमें क्या लिखा है? तो सबसे पहले दोस्तों, जो प्रारंभ में दो आर्टिकल 12 और 13 दिए हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, और जो अंत के 3 आर्टिकल बचे हैं उन्हें हम अंत में ही डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 12 है, आर्टिकल 12 है, उसमें क्या है? दोस्तों, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य से मतलब हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं उनसे नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब देश से है, यानी भारत देश से। तो राज्य की परिभाषा दी गई, यानी भारत की परिभाषा को लिखा गया है। अब दोस्तों आता है अनुच्छेद 13। दोस्तों, अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये वह अनुच्छेद है जो हमारे मौलिक अधिकारों को शक्तिशाली बनाता है, यानी हमारे मौलिक अधिकारों को शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है वे सभी कानून जो मूल अधिकारों से असंगत या प्रतिकूल हैं या मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे सभी कानून न्यायालय जो है शून्य कर देगा, यानी रिजेक्ट कर देगा, खत्म कर देगा। न्यायालयों को ये शक्ति अनुच्छेद 13 ही देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों में क्या क्या लिखा है। तो चलिए पहले मौलिक अधिकार को देखते हैं। पहला मौलिक अधिकार हमारा था समानता का अधिकार। दोस्तों, इसमें टोटल 5 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। दोस्तों, इन पांचों आर्टिकल में क्या क्या लिखा है, चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए, पहले देखते हैं आर्टिकल 14। दोस्तों, इसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, विधि का अर्थ है कानून या संविधान, यानी हमारा संविधान जो है सभी के प्रति समानता दिखाएगा और सभी को समान संरक्षण देगा। जी हाँ दोस्तों, अगला है आर्टिकल 15। 15 में लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। जी हाँ दोस्तों, हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म या मूलवंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 में लिखा है। आर्टिकल 16 में लिखा है दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जी हाँ, लोक नियोजन यानी जो नौकरियां हैं उनमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। और फिर देखते हैं आर्टिकल 17। दोस्तों, जो अनुच्छेद 17 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो आर्टिकल 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत, यानी जो भारत में जातीय छुआछूत है उसका अंत किया जाता है इस अनुच्छेद के माध्यम से। फिर दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 18। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। जी हाँ, अब जैसे उपाधियों का अर्थ है जो सेना और शिक्षा में उपाधियां दी जाती हैं उनका अंत नहीं है। जैसे शिक्षा में देखें तो पीएचडी डिग्री है या कोई और डिग्री है, इनका अंत नहीं है और आप उपाधियां धारण नहीं कर सकते। अब दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पुरस्कारों की बात करेंगे जो आम नागरिकों को पुरस्कार देते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया या पद्म पुरस्कार हो गया। तो दोस्तों, ये उपाधियां नहीं है, इसमें व्यक्ति के नाम में बदलाव नहीं होता, नाम में कोई उपाधि नहीं जोड़ी जाती है। तो ये पुरस्कार हैं, ये जो अनुच्छेद 18 है उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करते हैं जो हमारे पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार या भारत रत्न। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम अपने अगले मौलिक अधिकार यानी स्वतंत्रता के अधिकार को। दोस्तों, इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं, 19, 20, 21 और 22। देखते हैं इन आर्टिकलों के माध्यम से हमें कौन सी स्वतंत्रताएं मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19 को। दोस्तों, 19 में लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत 6 स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, और तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता,
और चौथा है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, और पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, और छठवां है कोई भी आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले यहाँ एक स्टेटमेंट और लिखा था, जिसमें लिखा था संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। अब दोस्तों जब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया तो वहाँ से इस स्टेटमेंट को भी हटा दिया गया। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो 19A के तहत ही ली गई है, यानी आर्टिकल 19 का जो पहला स्टेटमेंट है बोलने की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई स्पेशल आर्टिकल नहीं है। जो एक आम नागरिक की स्वतंत्रता है वही प्रेस की स्वतंत्रता है। अब दोस्तों देखते हैं हम अगले आर्टिकल को, आर्टिकल 20 को। दोस्तों आर्टिकल 20 और 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। दोस्तों आर्टिकल 20 में लिखा है अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, ये अपराधियों के लिए है। जब भी कोई अपराधी होता है तो उसे कई स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। उनमें पहली स्वतंत्रता है उसे उसी समय के कानून से सज़ा दी जाएगी जिस समय पर अपराध किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय उस अपराध की क्या सज़ा थी वही सज़ा दी जाएगी। फिर है दूसरा, एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी, यानी एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। और तीसरा स्टेटमेंट है उसे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों 3 स्टेटमेंट आर्टिकल 20 में लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21 को। 21 में लिखा है जीवन रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कह सकते हैं। दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से हमारे जीवन से जुड़े तमाम अधिकार हमें मिलते हैं। कुछ को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे अच्छे पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल व वायु का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रहने का अधिकार, गहरी नींद लेने का अधिकार, एकांतता यानी प्राइवेसी का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, चिकित्सीय सहायता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार इत्यादि। दोस्तों इस आर्टिकल 21 के माध्यम से हमें तमाम और भी अधिकार मिलते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों 21A को। जी हाँ दोस्तों, एक आर्टिकल और है 21A।